आज के पॉलिटिकल माहौल में जब भी एलिगेशंस और लीगल केसेस सामने आते हैं तो ड्रामा अपनी हाइट पर होता है। दो बड़े केसेस फिलहाल इंडियन कोर्ट्स में चल रहे हैं जो न सिर्फ पॉलिटिकल सीन को इफेक्ट करेंगे बल्कि लीगल और एथिकल ग्राउंड्स पर भी बड़े सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जो एलिजली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे एक्सटॉर्ट करने के इल्जाम में फंसी हुई हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल और अतिशी हैं जो एक डेफोमेशन केस का सामना कर रहे हैं बीजेपी लीडर राजीव बब्बर के चार्जेस की वजह से। इन सभी के लिए इन केसेस के चलते पॉलिटिकल फील्ड में थोड़ी मुश्किलें देखने को मिली हैं, जहां एक तरफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन के अगेंस्ट कंप्लेनेंट आदर्श अय्यर फ्रॉम जन अधिकारा संघर्ष संगठन ने एफआईआर फाइल करते हुए एलिज किया है कि सीतारामन एंड हर डिपार्टमेंट ऑर्केस्ट्रेटेड एक्सटॉर्शन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, और कहा है आर एलिगेशन इज दैट निर्मला सीतारामन इज मिसयूजिंग हर पोजीशन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर टू बेनिफिट हर पार्टी which is ruling at the center. That is where extortion comes into that picture. जिसके कारण ऑपोजिशन पार्टीज ने भी आगे आकर उनके रेजिग्नेशन की मांग करते हुए बीजेपी को अटैक किया है और कहा है everyone is equally responsible including the finance minister. In particular, this FIR has uncovered, unmasked, unsealed and unveiled the true nature of the BJP and in particular its number 1 and number 2. वहीं दूसरी ओर न्यूली अपॉइंट हुए दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अतिशी और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जो अभी हाल ही में तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं इन द केस ऑफ दिल्ली लिकर स्कैम और लोगों में अपनी इनोसेंस प्रूव करना चाहते हैं, ये लीगल बैटल्स इन सभी के पॉलिटिकल करियर को एक बड़ा झटका दे सकती है। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या कोर्ट्स इन्हें कोई रिलीफ देता है या फिर एक बार फिर से हमें कोर्ट रूम्स में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस देखने को मिल सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए सोमवार को हुई इन दोनों ही केसेस की हेयरिंग की तरफ बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कोर्ट रूम्स में क्या अनफोल्ड हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की। सोमवार को कर्नाटका हाईकोर्ट में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने निर्मला सीतारामन के अगेंस्ट एफआईआर की फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर एक बड़ा डिसीजन लिया। ये एफआईआर फाइनेंस मिनिस्टर पर इल्जाम लगाती है कि उन्होंने और कुछ और लोगों ने मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर कंपनी से पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं। हाई कोर्ट का डिसीजन एक क्वेश्चन पिटीशन के बाद दिया गया जो फॉर्मर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नलिन कुमार कातिल ने फाइल की थी, जो इस केस के को एक्यूज्ड हैं। आदर्श अय्यर जो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनका कहना है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शामिल है का यूज करके कंपनीज को डराया गया और इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने पर मजबूर किया गया। ये सब कुछ एक्सटॉर्शन के लेवल तक पहुंच गया जो लीगल बाउंड्रीज के बिल्कुल खिलाफ है। कातिल के लॉयर सीनियर एडवोकेट केजी राघवन ने आर्ग्यू किया दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना किसी भी तरह से एक्सटॉर्शन नहीं हो सकता। उन्होंने एम्फसाइज किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक लीगल तरीका है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज अपना फंडिंग लेती हैं और इसका खरीदना इलीगल नहीं है। वहीं सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जो कंप्लेनेंट आदर्श अय्यर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इस आर्गुमेंट को पूरी तरह से काउंटर किया। भूषण ने कहा कि अगर कंपनीज को ईडी के नाम से डराकर बॉन्ड्स खरीदने पर मजबूर किया जाए और फिर ईडी उन पे एक्शन ना ले तो ये क्लासिक केस है एक्सटॉर्शन का। ये कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स दिखाते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कितना कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है। ये डेवलपमेंट कर्नाटका हाईकोर्ट में उस टाइम पर हुआ है जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर वैसे भी स्क्रूटनी बढ़ रही है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये स्कीम ट्रांसपेरेंसी की कमी के साथ करप्शन को भी फैसिलिटेट करती है। खैर, सभी आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद कर्नाटका हाईकोर्ट ने फाइनेंस मिनिस्टर के अगेंस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन को 22 अक्टूबर तक स्टे कर दिया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर और बीजेपी अब क्रिटिसिज्म से बच गए हैं। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने देखिए क्या कहा है। ईडी ये भारतीय जनता पार्टी की कलेक्शन एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के तिजोरी में या खाते में जो पैसा जाता है गया है वो ईडी से माध्यम से जाता है। सबसे पहले ईडी एक भ्रष्ट संस्था है। ये सीतारामन जी के ऊपर जो अपराध या गुना दाखिल किया है वो क्यों है? पैसा जमा इलीगल तरीके, करेक्ट, जिसे हम खंडनी बोलते हैं, रंगदारी कहते हैं। लेकिन उसके लिए सीतारामन जी ने जो किया है अर्थ मंत्री के तौर पर, तो ये पैसा जमा करने का काम अगर किसने किया है बीजेपी के लिए तो ईडी को टारगेट दिया जाता क्या आपने इतने लोगों को पकड़ लो और पैसा जमा दो। हमारे मामले में ये हुआ है। इस देश में कुछ अधिकारी ऐसे हैं ईडी उनको सिर्फ यही काम के लिए रखा। आपको मालूम हो कि एक व्यक्ति है जिसका नाम जीतू नवलानी, उसके ऊपर हमने विद एविडेंस कुछ बातें कही थी। जीतू नवलानी वो किस तरह से ईडी के लिए काम, हमने उसके ऊपर एसआईटी की स्थापना की, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई तो एसआईटी बंद कर करोड़ों रुपए धमका ईडी के लिए जमा था जीतू नवलानी और ईडी के कुछ बड़े अफसर जिसके नाम में सत्य है। सत्य दूसरे एक थे राजेश्वर सिंह, अब वो बीजेपी के एमएलए है। कहा? उत्तर प्रदेश। ये सभी का अगर आप इतिहास
इतिहास और रिकॉर्ड देखे तो सभी ने बीजेपी के लिए पैसा जमा किया है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। एक व्यक्ति है जो जेल में है, उसका नाम है रोमी भक्त। उसने तो मुंबई और देश में ईडी के नाम से दुकान खोला था और उसके साथ बीजेपी के बड़े नेता शामिल, अब वो जेल में। तो ये अगर आप इतिहास, तो ईडी के ही लोग ज्यादा रोशन करते रहे देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के मामले में, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई देश में है तो ईडी और सीबीआई, और उसकी जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री। तो जहां एक और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स के चलते बीजेपी और उनके लीडर्स अभी स्पॉटलाइट में हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ फाइल हुए क्रिमिनल डिफेमेशन केस की प्रोसीडिंग्स पर अपना एक बड़ा फैसला देने से पीछे नहीं हटी है। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अतिशी और दूसरे लीडर्स जिनके खिलाफ बीजेपी लीडर राजीव बब्बर ने डिफेमेशन केस फाइल किया था, ये केस 2018 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है जिसमें आम आदमी पार्टी लीडर्स ने वोटर डिलीशन एलिगेशंस लगाए थे। आपको बता दो कि केजरीवाल और अतिशी ने दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया गया था टू क्वैश द डिफेमेशन कंप्लेंट। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया है और एक तरह से ये माना है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसे केसेस को केयरफुली डील करना जाना चाहिए। हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा, इन आवर कंट्री फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द थ्रेशोल्ड फॉर रिस्ट्रिक्टिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स मस्ट बी सेट हायर। कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या बब्बर जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है वाकई में एग्रीव्ड पर्सन है इस केस में। सिंघवी ने ये आर्गुमेंट भी रखा कि डिफेमेशन केसेस में कंप्लेनेंट का लोकस और हार्म प्रूफ होना जरूरी है। बब्बर की कंप्लेंट ये कहती है कि आम आदमी पार्टी लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी के ऑर्डर्स पर वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिए गए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनका टारगेट बब्बर पर्सनली नहीं था बल्कि ओवरऑल बीजेपी के पॉलिटिकल नैरेटिव को अटैक करना था। ये दोनों केसेस हाईलाइट करते हैं कि कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव्स और लीगल अकाउंटेबिलिटी इंडिया के पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम को शेप करती हैं। निर्मला सीतारामन का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस और आम आदमी पार्टी लीडर्स का डिफेमेशन केस दोनों ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे पॉलिटिकल पार्टीज से फंडिंग होती है, पर जब इन फंड्स को लेकर करप्शन या एक्सटॉर्शन के एलिगेशंस लगते हैं तो जुडिशरी का रोल क्रिटिकल हो जाता है। इस केस में जो भी कर्नाटका हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा उसका असर न सिर्फ सीतारामन पर होगा बल्कि ओवरऑल पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के रूल्स पर भी होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी पार्टी लीडर्स को रिलीफ देना एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट सेट करता है कि पॉलिटिकल स्पीच को क्रिमिनल डिफेमेशन के जरिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई स्पेसिफिक पर्सनल हार्म या एग्रीवमेंट प्रूव ना हो। ये दोनों केसेस इंडियन जुडिशरी के लिए एक टेस्ट है कि कैसे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाती है जबकि पॉलिटिक्स अपनी एक्सट्रीम्स पर चल रही होती है। अब आगे देखने लायक होगा कि इन केसेस का आउटकम क्या होता है और ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी और फ्री स्पीच के बीच का नाजुक बैलेंस को कैसे इफेक्ट करते हैं। दोनों केसेस का फाइनल डिसीजन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और क्रेडिबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट टेस्ट होगा। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में जहां इलेक्शंस और पॉलिटिकल कैंपेनिंग एक दूसरे के साथ क्लोजली टाइड है, पॉलिटिकल लीडर्स का अकाउंटेबिलिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं उनमें सच में ट्रांसपेरेंसी होती है। सीतारामन पर लगाए गए एलिगेशंस अगर प्रूव होते हैं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग को लेकर एक बड़ी डिबेट खोल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट का स्टे फिलहाल पॉलिटिकल लीडर्स को उनके रिमार्क्स पर थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस जरूर देता है, लेकिन इन केसेस के फाइनल जजमेंट से ये पता चलेगा कि पॉलिटिकल स्पीच की लिमिट क्या होनी चाहिए। कर्नाटका हाई कोर्ट का स्टे और सुप्रीम कोर्ट का रिलीफ दोनों ही केसेस को अब और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। जब तक ये केसेस डिसाइड नहीं होते, पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में डिस्कशन चलते रहेंगे। कोर्ट्स को अब अपने डिसीजन से सिर्फ लीगल इश्यूज नहीं बल्कि लार्जर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस to know more about these cases.